हेलो फ्रेंड्स, इकोलॉजी हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें जो आपका हम डिस्कस करें बायोलॉजी वाला डिस्कस करें, तो उसमें हम दो टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। प्लांट हार्मोन भी आज ही मैंने बताया। उसके बाद मैंने बताया प्लांट डिजीज़ के बारे में, बहुत कुछ अच्छे से बताया, आप लोगों को क्लियर बताया। अभी उसका प्रीमियर चल रहा है, तो इसके साथ में दो वीडियो और बनाना है आज। जैसे इकोलॉजी वाला आज ही बनाना है, उसके बाद उसका नाइट्रोजन साइकिल बनाना है और कार्बन साइकिल, तीनों साइकिल एक में, फिर पॉल्यूशन वगैरह हम डिस्कस करेंगे आगे। क्लियर? तो दो जल्दी जल्दी हम बना लेते हैं, ताकि आपका जल्दी से जल्दी मैं ट्राई करूँगा कि आपका लुसेंट तो ख़त्म कर देने का। सबसे पहले बात आता है इकोलॉजी की। तो सबसे पहले क्या इकोलॉजी का मतलब है, आप ऑर्गेनिज्म और उसके इन्वायरमेंट, ध्यान देना, एक तरफ है हम लोग और हमारे चारों तरफ है इन्वायरमेंट। तो हम आपस का रिलेशनशिप देखते हैं कि इन्वायरमेंट कैसे हम पे इम्पैक्ट करते हैं और हम कैसे इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट करते हैं। क्या क्या है? द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट, उस रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। एंड द बैलेंस बिटवीन दिस रिलेशनशिप, हाँ बैलेंस भी डिस्कस करते हैं दोनों रिलेशनशिप के बारे में। क्लियर? तो ध्यान देना, इन्वायरमेंट इंक्लूड, इन्वायरमेंट की जब भी बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ए बायोटिक या बायोटिक नहीं, दोनों रिसोर्स आते हैं। बायोटिक, बायोटिक का मतलब हम वर्ड आया है बायोटा से, बायोटा का मतलब होता है लिविंग थिंग्स, जैसे प्लांट, प्रोटिस्टा, फंगस, बैक्टीरिया या एनिमल। क्लियर? उसके बाद आता है दूसरा केंद्र, क्या है? ए बायोटिक। ए बायोटिक क्या होता है? जो नॉन लिविंग थिंग होते हैं, जैसे वाटर, सॉइल, एयर, मिनरल्स, लाइट। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, सिंपल एक और पॉइंट लिखा है। इन सेकेंड पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। थर्ड एक पॉइंट लिखा है बायोटिक कम्युनिटी। क्या होता है? मान लो एक पर्टिकुलर एरिया है, मतलब इसको हम एक डिस्टिंक्ट जोग्राफिकल यानी डिफिनिट जोग्राफिकल एरिया बोल सकते हैं। क्लियर? तो इसमें बहुत सारी पॉपुलेशन रहती है, जैसे हम लोग रह रहे हैं, जानवर रह रहे हैं, बहुत सारे कीट पतंग रहते हैं, तो सब एक साथ रहते हैं, उसको हम एक कम्युनिटी बोलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं बायोटिक कम्युनिटी। इसमें से हम मान लो, इसमें से हम सनलाइट को रिमूव कर दिए, सॉइल को रिमूव कर दिए, क्योंकि ये सब ए बायोटिक है। तो बायोटिक और ए बायोटिक दोनों समझ, क्योंकि दोनों हैंड टू हैंड चलते हैं, साथ साथ रहते हैं। अब क्वेश्चन होता है कि इकोसिस्टम और इकोलॉजिकल सिस्टम वर्ड सबसे पहले किसने कॉइन किया? तो इसको याद रखना है, ट्रांसले ने। क्लियर है? ट्रांसले ने इकोसिस्टम वर्ड या इकोलॉजिकल सिस्टम वर्ड उन्होंने दिया, पहली बार कॉइन किया। उसके बाद सारे इकोसिस्टम दो चीज से बने होते हैं, ध्यान देना। देखो, इकोलॉजी का मतलब होता है रिलेशनशिप और इकोसिस्टम का मतलब है सिंपल कि इसमें है क्या क्या, इसमें है क्या क्या, इसमें है पूरा इन्वायरमेंट की हम बात करते हैं, उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। इस पूरे सिस्टम में है क्या? इकोलॉजी में हम रिलेशनशिप देखते हैं, रिलेशनशिप कि इस ऑर्गेनिज्म का इस ऑर्गेनिज्म के बीच क्या रिलेशनशिप है, ऐसी बातें हम देखते हैं। क्लियर? और नेक्स्ट है, एवरी इन इकोसिस्टम में दो कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक, मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, बायोटिक कंपोनेंट को दो टाइप में डिवाइड किया, यही है ना? हाँ, एबायोटिक, इसके जस्ट बाद लाइन है कि बायोटिक कंपोनेंट को तीन पार्ट में डिवाइड किया है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकम्पोजिटर। प्रोड्यूसर का मतलब वो होता है, प्रोड्यूसर का सिंपल मतलब होता है जो अपना खाना खुद बनाता है, जो प्रोड्यूसर। इस प्रोड्यूसर को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं, जो अपना खाना खुद तैयार करता है। कैसे तैयार करता है? तीन चीज लेता है। पहला पहला कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एयर एटमॉस्फेयर से लेता है, सनलाइट से, सॉरी, सनलाइट लेता है, और नीचे से सॉइल, ध्यान देना, सॉइल से वाटर यानी CO2 एटमॉस्फेयर से, प्लस H2O लेता है सॉइल से। और इसमें ध्यान देना, हर रिएक्शन में एक कैटलिस्ट का प्रेजेंस होना चाहिए। कैटलिस्ट यहाँ पे काम करता है सनलाइट। क्लियर? सनलाइट इस रिएक्शन को फास्ट कर देता है और ये रिएक्शन होता है जिसके कारण एनर्जी यानी ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन रिलीज होता है। ये बात होता है। ये कहाँ क्या होता है? प्रोड्यूसर। ये कहाँ पे होता है? कहाँ पे? तो लिव्स में होता है, और आपको पता है क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कंज्यूमर। कंज्यूमर को ध्यान देना, कंज्यूमर का मतलब वो खाना, वो कंजम्पशन, वो चीज का कंजम्पशन जो किसके द्वारा बनाया गया है? प्रोड्यूसर ने बनाया है, भाई आप लोग आ गए खाने के लिए। तो कंज्यूमर भी अलग अलग टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। मान लो प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया यहाँ पे पत्ती वगैरह,
चूहे ने इस पर्टिकुलर पत्ती वगैरह खाने लगा, और चूहा को कौन खा गया? सांप, स्नेक खा गया। अब स्नेक को कौन खा गया? ये पर्टिकुलर वर्ड खा गया, गिद्ध जो बोलते हैं वो खा गया। तो आप देख रहे हो जो पहला प्राइमरी कंज्यूमर वो होगा जो डायरेक्ट प्रोड्यूसर को खाता है, ध्यान देना। सेकेंडरी कंज्यूमर वो होगा जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाता है। टर्शियरी कंज्यूमर कौन होगा? जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाता है। क्लियर? और जो डीकम्पोजर होंगे वो सबको डीकम्पोज करते हैं, जिसमें से किसी का डेथ हो जाता है ना, सबको डीकम्पोज कर देते हैं। क्लियर? डीकम्पोज करके ऑर्गेनिक टू इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं, ध्यान देना। नेक्स्ट है कंज्यूमर का मतलब डैट कंज्यूम द फूड मेड बाय प्लांट, यानी मेड बाय प्रोड्यूसर। कंज्यूमर 3 टाइप के हैं। प्राइमरी, इन दिस कैटेगरी दोज ऑर्गेनिज्म आर इंक्लूडेड, वो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होगा जो प्राइमरी प्रोडक्ट को खा जाता है। प्राइमरी प्रोडक्ट यानी ऑटोट्रॉप्स को खा जाता है, ये प्राइमरी कंज्यूमर। सेकेंडरी का मतलब इसमें वो होते हैं जो प्राइमरी, वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर पे डिपेंड होते हैं, जैसे फॉक्स, वोल्फ और पीक। क्लियर? उसके बाद बात करें टर्शियरी कंज्यूमर की। टर्शियरी कंज्यूमर में इस कैटेगरी में वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सेकेंडरी कंज्यूमर पे डिपेंड होते हैं, जैसे टाइगर, लायन, चीता और यहाँ पे गिद्ध हो गए। अब नेक्स्ट है डीकम्पोजर, ध्यान देना। डीकम्पोजर फीड ऑन द, एक सेकेंड, ओके चलिए। डिकम्पोजर क्या होते हैं? डिकम्पोजर का खाना क्या होता है? डिकम्पोजर फीड करता है रिमेन्स ऑफ अदर एनिमल। जब अदर एनिमल या प्लांट वगैरह का डेथ हो जाता है ना, तो उसको क्या करता है? फिर से कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट करके फिर से उसको यूजेबल बना देता है, ताकि फिर से उसको प्लांट वगैरह यूज कर सके। क्लियर? तो डीकम्पोजर को सबसे इसलिए इम्पॉर्टेंट बोला जाता है कि न्यूट्रिएंट को फिर से सॉइल में बैक कर देता है। मान लो एग्जांपल लेते हैं, आप जानवर अगर मरा हुआ है, अगर उसको डीकम्पोजर नहीं होता तो उस चाहे फूल पत्ती वगैरह, आप बोलते हो भैया पत्ती वगैरह गिर गई है, कैसे खाद उसे बनेगा? भाई डीकम्पोजर ही बनाएगा। डीकम्पोजर इस टूटे हुए ऑर्गेनिक मटेरियल को फिर से कन्वर्ट कर देगा इनऑर्गेनिक मटेरियल में, ताकि फिर से इसको अब खाद के रूप में यूज करेंगे, ताकि इसको फिर से प्लांट यूज कर पाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? यही है डीकम्पोजर। डीकम्पोजर के बहुत सारे एग्जांपल है, स्नेल्स, पिलबग, माइट, अर्थवर्म और मिलीपेड, स्लग। क्लियर? डीकम्पोजर के बारे में देखें। उसके बाद है ए बायोटिक कंपोनेंट में 3 टाइप का होता है। एक कार्बोनिक सब्सटेंस जिसमें कार्बन आते हैं, कार्बन, और नॉन कार्बोनिक सब्सटेंस जिसमें कार्बन नहीं आता है। क्लाइमेटिक फैक्टर इंपॉर्टेंट है, जैसे सनलाइट, टेम्परेचर, ये सब क्लाइमेटिक फैक्टर, एयर, ह्यूमिडिटी, ये सब क्लाइमेटिक फैक्टर है। लेकिन मिनरल कार्बोनिक और नॉन कार्बोनिक हो सकता है। क्लियर? ये बायोटिक के बारे में देख लिया। अब नेक्स्ट है फूड चेन, बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर? फूड चेन का मतलब क्या होता है? जैसे हमने एक 10% रूल डिस्कस किया होगा, मतलब हम यहाँ हमें डिस्कस नहीं करा, इकोलॉजी वाला जो बुक हम डिस्कस करेंगे उसमें करेंगे इकोलॉजी वाला। क्लियर? ये तो बस एक चैप्टर था हमारा बायोलॉजी में थोड़ा बहुत समझने के लिए। तो फूड चेन क्या होता है कि फूड चेन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म अर्थ पे जितने भी है वो सब डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे, और चैन बना लेते हैं। एक्चुअली वेव बनाते हैं, लेकिन हम समझने के लिए पहले चैन बनाते हैं। वेव का मतलब क्या कि हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ग्रास को सिर्फ ग्रास कॉपर खाएगा, कोई भी और खा सकता है, ऐसे मतलब डायरेक्टली बहुत सारे एक साथ होते हैं। क्योंकि चैन अगर होगी, मान लो एक जगह से कोई चैन ब्रेक हो गया तो मतलब पूरा का पूरा इन्वायरमेंट ही कोलैप्स, लेकिन ऐसा नहीं होता ना, इसलिए फूड वेव होता है। तो इसमें क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर थ्रू द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्योंकि एनर्जी एक्चुअली में होती है प्रोड्यूसर के पास, क्योंकि सनलाइट से, वही ध्यान देना, मैंने बताया था ना, CO2 प्लस H2O प्लस सनलाइट के प्रेजेंस में वो एनर्जी कन्वर्ट करता है एनर्जी में, प्लस उसके पास अपना ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो इस एनर्जी के पीछे सारे के सारे ऑर्गेनिज्म पड़ जाते हैं। तो एक चीज़ बताया जाता है कि जितना एनर्जी प्लांट प्रोड्यूसर के पास होता है उतना उसका मात्र 10% एनर्जी अगले लेयर में पहुंचता है। ध्यान देना, इसको हम ट्रोफिक लेवल बोलते हैं, ट्रोफिक लेवल। क्लियर? पहले लेवल में प्लांट के पास जितनी एनर्जी, मान लो प्लांट के पास है एनर्जी 100 यूनिट, तो जो सेकेंड प्राइमरी कंज्यूमर होंगे, जो पहले वाले होंगे, ये वाला
इसके पास एनर्जी कितना पहुंचेगा पता है, सिर्फ और सिर्फ 10 यूनिट। जो प्राइमरी कंज्यूमर होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर उसका 10 यूनिट, यानी 90% लॉस हो जाता है, ये ध्यान रखें। आगे इसका 10% यानी 1 यूनिट, आगे इसका 10%। तो इसीलिए तो ऐसे जानवर को जो बहुत ज़्यादा ऊपर वाले ट्रॉपिक लेवल में होंगे, उसको आप खाइएगा तो उसे कोई एनर्जी नहीं मिलेगी, यही ध्यान रखना है। इसलिए पता है जो लोग मटन खाते, तो मटन में ज़्यादा एनर्जी है एज कम्पेयर टू जो चिकन। क्लियर है ना? क्योंकि आप चिकन देखो, मटन में जो जो होती है, जो बकरी होती है या जो बकरा होता है, वो क्या खाती है, डायरेक्ट घास खाती है, यानी प्रोड्यूसर से डायरेक्ट वो खाती है, यानी वो है प्राइमरी कंज्यूमर। लेकिन देखो देखो देखो, चिकन जो होता है, चिकन जो मुर्गी या मुर्गा जो भी है, वो क्या खाता है, वो पहले आप अनाज उगाते हो, उससे जो निकालते हो उसको खाता है, यानी इसको हम सेकेंडरी कंज्यूमर बोलेंगे। या हम ऐसे बोलते हैं कीड़े मकोड़ों को भी खाता है, तो ये तो सेकेंडरी या टर्शियरी में भी काउंट हो सकता है। तो इसलिए इससे एनर्जी उतनी नहीं मिलती है। तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर थ्रू ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे ग्रास से एनर्जी लिया गोट ने, गोट से एनर्जी लिया ह्यूमन ने। क्लियर? व्हेन ग्रास इज प्रोड्यूसर while goat and human are primary and secondary consumer, man is primary as well as secondary। obviously हम सीधा सीधा घास को भी तो खा लेते हैं। अब यहाँ पे स्टेपी एक वर्ड है, स्टेपी, सवाना वगैरह का नाम सुना होगा, ये सब बायो रीजन है ग्रासलैंड का। क्लियर? 2% पूरे वर्ल्ड के लैंड का एरिया का ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। पूरे दुनिया का जितना भी लैंड एरिया है उसका 2% तो सिर्फ और सिर्फ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। और ध्यान देना, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने में बहुत मदद करता है। नेक्स्ट क्या है, बीफ एक ग्रोइंग एपेटाइट है फूड प्रोडक्ट के लिए, विच इज लीडिंग कॉज फॉर ट्रॉपिकल डिफॉरेस्टेशन, यानी डिफॉरेस्टेशन भी इसी के वजह से किया जाता है, मतलब इसको खाना वगैरह खिलाने के लिए। 2 कंपोनेंट होते हैं इकोसिस्टम, ये तो हमने पता है। द रिसोर्स विच हैज ऑब्टेन्ड बाई बायोस्फीयर इज कॉल्ड बायोटिक रिसोर्स। ऑब्वियसली जिस रिसोर्स को आप बायोस्फीयर से लाओगे उसको बायोटिक रिसोर्स ही तो बोलोगे, यही बात यहाँ पे लिखा है। बायोडाइवर्सिटी ऑल्सो नोन एज इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, नॉर्मल बात है। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम, ध्यान देना, एक ऐसा सिस्टम जो सबको सपोर्ट करता है, और ध्यान देना उसके लिए कानून बनाया जाता है, और ताकि उसको अच्छे से कंजर्वेशन किया जा सके और ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में मदद हो। क्लियर? तो ये सब हमारे इंडिया का बायोस्फीयर रिजर्व है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे समझना है कि टोटल इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व है 18, लेकिन उसमें से 11 को इंटरनेशनली रिकॉग्निशन मिला है। किसके द्वारा? यूनिसेफ के द्वारा। यूनिसेफ के द्वारा इंटरनेशनली रिकॉग्निशन मिला है। किस किस को? कोल डेजर्ट को, रन ऑफ कच्छ को, पन्ना को, शेषाचलम को, मनास को, उसका दिब्रू साइखोवा को, दिबांग दिहांग को, और इवन इसको कंचनजंगा को भी मिला है। क्लियर? कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 3 और मिला है, आप देख लेना एक बारी मैप में। लेकिन टोटल 18 ये वाला है। टोटल 18 जो है ना, टोटल अगर इंडिया में पूछा जाए तो टोटल 18 ये है। कोल डेजर्ट, नंदा देवी जो उत्तराखंड में। क्योंकि मैं इसको ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि मुझे ज्योग्राफी में ये सब करवाने हैं, और वो वाला देखो ज्योग्राफी में मुझे अभी करवाने हैं बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और क्या है, क्या 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 वेटलैंड साइड, रामसर वेटलैंड। तो ये सारे मुझे करवाने हैं, इसीलिए मैं इसको डिटेल में नहीं करवा रहा हूँ, ये सब मैं करवाऊँगा। क्लियर? इसे बस आपका एक लाइन दिया लिखा था इसलिए मैं समझा दिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन साइकिल, और उसके बाद डिस्कस करेंगे कार्बन साइकिल, और फिर हाइड्रोजन साइकिल, और फिर पॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। पॉल्यूशन का मुझे कुछ फिगर डालना है बस, उसके बाद मैं स्टार्ट कर दूँगा पॉल्यूशन का ही बनाना। चलिए, थैंक यू सो मच।